ना समझ पाएंगे। तो पहली चीज तो यह है कि वो एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाऊं तो वो एग्जाम्पल ये था, अगर आप सबको याद हो, कि हमारे पास एक सेट है S इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये हमारे पास था। और इस जगह पर हमारे पास सबसे पहली चीज ये थी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है, सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन जो है P3 बना था, जिसमें कि 6 एलिमेंट थे, जिसमें F1 था 1 की मैपिंग 1, 2 की मैपिंग 2, 3 की मैपिंग 3। एक पॉसिबिलिटी ये थी। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि 1 की मैपिंग तो 1 हो, लेकिन 2 की मैपिंग 3 हो जाए और 3 की मैपिंग 2 हो जाए। 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग को ही हम परम्यूटेशन कहते हैं, जब कोई सेट अपने आप को ही मैप करता है। तो ऊपर भी S के एलिमेंट होंगे, नीचे भी S के एलिमेंट होंगे। फिर हमने लिया था 1 की मैपिंग 3, 2 की मैपिंग 2, 3 की मैपिंग 1। एक परम्यूटेशन हमने ये लिया था। और एक हमने लिया था F4, जिसमें 1 की मैपिंग 2 थी, 2 की मैपिंग 1 थी और 3 की मैपिंग 3 थी। एक ये हमने लिया था। गौर करिएगा, अब इसके बाद हमने लिया था इसमें F6, अगर आपने ध्यान दिया होगा। फिर हमने मेंशन किया था F5। F5 क्या था? 1 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 1 है। फिर हमने लिया था F6, 1 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 2 एंड 2 की मैपिंग 1। याद है आप लोगों को ये चीज? जी, न्यूमेरिकल याद है सबको? यस सर। ओके, देखिए F1 के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। ये कौन सी परम्यूटेशन है? ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। और आप सभी जानते हैं, जो आइडेंटिटी होता है वो हमेशा क्या होता है? इवन परम्यूटेशन। ओके, F2 क्या है सर? चलो पहले F5 की बात करते हैं। F5 क्या है? 1 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 1 है। अगर साइक्लिक फॉर्म में लिखें तो इसे लिखेंगे 1 2 3, 1 2 एंड 1 3। बताओ ये इवन है या ऑड है? इवन दो है सर। इवन है, क्योंकि दो ट्रांसपोजिशन आपके पास है, उनका प्रोडक्ट है। काउंटिंग 2 है, 2 मतलब इवन। ऐसे देखो F6 था, 1 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 1 है। इसको साइक्लिक में लिखें तो 1 3 2 लिखेंगे। और गौर करें, 1 3 एंड 1 2 ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है, इवन है ऑड है? ये भी अपने आप में इवन है, राइट? इसका नाम रख दिया मैंने इवन, इसका नाम रख दिया मैंने E2 और इसका नाम रख दिया मैंने E3। सही है बात मेरी? बोलो सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, अब देखो F2 पर ध्यान देना। इतनी भूमिका बांधने की मुझे जरूरत नहीं है वैसे, पर मैं चाहता हूं कि थ्योरम ऐसी समझ में आए कि फिर उसे कोई भुलाना भी चाहे तो भूल ना सके। इसको देखो 1 1 को छोड़ दो तो बेसिकली ये 2 3 और 3 2 है, और 2 3 3 2 को लिखोगे 2 3। तो बताओ ये इवन है या ऑड है? सर ऑड। ऑड है। साथ में ये ट्रांसपोजिशन भी है, क्योंकि एक साइकिल जिसकी लेंथ 2 होती है वो ट्रांसपोजिशन भी कहलाता है, और चूंकि एक ही है इसलिए ऑड भी है। अब देखिए F3 को। F3 है 1 3 2 2, 2 2 को छोड़ दीजिए। तो बताइए ये इवन ऑड?
ये भी ऑड है। और गौर से देखिए F4 को, 1 2 2 1, ये भी ऑड है। तो ध्यान से देखो, P3 में 6 एलिमेंट थे, जिसमें से 3 इवन है और 3 ऑड है कि नहीं? यस सर। मतलब आधे इवन है और आधे ऑड है। अब जरा आप में से कोई एक बंदा थ्योरम पढ़ के सुनाए मुझे। पढ़ो भाई। जी शोभित जी पढ़ो। of the factorial n permutation on n symbol, factorial n by 2 are even permutation and n by 2 are odd permutation. वेरी गुड। जो शोभित जी ने कहा वो ये कहा कि उनके पास n सिंबल है, मतलब उनके पास n एलिमेंट है। n एलिमेंट से सेट ऑफ फैक्टोरियल n परम्यूटेशन बनेंगे, जिनकी डिग्री n होगी, मतलब इन्हीं n एलिमेंटों से बनेंगे। वो ये कह रहे हैं कि इस Pn के अंदर आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे, क्योंकि n एलिमेंटों से बनेंगे परम्यूटेशन फैक्टोरियल n। उसमें से वो कह रहे हैं आधे इवन होने चाहिए और शोभित भाई का कहना है आधे ऑड होने चाहिए। सीधी सी बात। थ्योरम समझ में आ रही है? Yes, sir. अब Yes, देखिए, sir. अब कॉन्सेप्ट क्या है उसका, करने का कॉन्सेप्ट क्या है? आधे इवन आधे ऑड। अब क्योंकि भाई न्यूमेरिकल में देखो, न्यूमेरिकल में तो मैंने कहा ना, किसी को कुछ कहने मतलब कोई समझता भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं पड़ता। हमने न्यूमेरिकल में 3 एलिमेंटों से 6 परम्यूटेशन बनाए, 3 इवन है 3 ऑड है, लेकिन कभी किसी न्यूमेरिकल में करते हुए किसी ने चर्चा ही नहीं करी। थ्योरम जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब वो हर जगह लगती है। अगर आप फैक्टोरियल 4 एलिमेंटों से बनाओगे तो फैक्टोरियल 4 24 परम्यूटेशन बनेंगे, 12 इवन होंगे 12 ऑड होंगे। सिर्फ सिंगल एलिमेंट से बनाया गया परम्यूटेशन छोड़ दो, तो अगर एलिमेंट सेट में 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमेशा इवन आएगा। आप ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 1 को छोड़ दो, फैक्टोरियल 1 को छोड़ दो, तो हर फैक्टोरियल चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो चाहे 5 हो, 2 से डिवाइड होता है। कभी आपने गौर नहीं किया होगा इस बात पे? फैक्टोरियल 1 को छोड़ दीजिए, किसी भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो हर हाल में डिविजिबल बाय 2 होगा और वो हमेशा इवन होता है। कभी नोटिस करके देख लीजिएगा इस बात। कोई कहे जी क्यों होता है? क्योंकि फैक्टोरियल 1 को छोड़कर हर एक के फैक्टोरियल में 2 शामिल है। फैक्टोरियल 2 करोगे तो 2 इंटू 1 आएगा, फैक्टोरियल 3 करोगे तो 3 इंटू 2 आएगा, फैक्टोरियल 4 करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, मतलब 2 हर एक में शामिल होगा। इसीलिए कोई भी फैक्टोरियल निकाल लीजिए आप 1 को छोड़कर, हर फैक्टोरियल इवन होता है। तो कोई बंदा ये कहते सर ऐसा तो नहीं सकता किसी क्वेश्चन में कि हमने एलिमेंट लिए परम्यूटेशन बनाया, मान लो 7 तो सर आ गए इवन और 6 आ गए ऑड, 13 एलिमेंट कभी होंगे ही नहीं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट परम्यूटेशन में होंगे ही नहीं।
परम्यूटेशन के सेट में परम्यूटेशन की संख्या हमेशा इवन होगी, आइडेंटिटी अगर सिर्फ सिंगल है उसे छोड़कर। तो यहां पर साफ दिखता है सर, आधे इवन है आधे ऑड है, कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। लेकिन आज वो थ्योरम कराना चाहता है आपसे कि आधे इवन आधे ऑड कैसे होंगे, इस बात पर चर्चा हो रही है। तो गौर से देखिएगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, F2 F3 F4 ट्रांसपोजिशन है। तो मान लीजिए T नाम रख दिया मैंने F2 का, और मैं F2 से अगर मल्टीप्लाई करूं सभी की ध्यान दीजिएगा, F1 की मल्टीप्लाई करूं, F2 की मल्टीप्लाई करूं, F3 की मल्टीप्लाई करूं, F4 की मल्टीप्लाई करूं, F5 की मल्टीप्लाई करूं, F6 की मल्टीप्लाई करूं, तो यहां F2 आएगा। ध्यान से देखो, जो ऑड था वो इवन हो गया। F2 की F2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर गौर करिएगा, F1 आएगा, जो देखो ऑड था वो इवन हो गया। F3 ऑड था, F2 की F3 से मल्टीप्लाई करने पर आई थिंक क्या आया था, F6, F2 की F3 से मल्टीप्लाई करने पर आया था, एक मिनट, F2 की F3 से मल्टीप्लाई करके आया था, किसी के पास टेबल हो तो बताया मुझे। F2 की F3 से मल्टीप्लाई, यह F2 की F3 से मल्टीप्लाई करके आया था F6। तो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने पर यह भी इवन हो गया, सॉरी ये ऑड है, क्षमा चाहूंगा। फिर गौर करिएगा, ये इवन है, फिर ये ऑड था, F2 की F4 से मल्टीप्लाई करी सर, F5 आ गया, F2 की F5 से मल्टीप्लाई करी सर तो F4 आ गया, और देखो F2 की F6 से मल्टीप्लाई करी तो F3 आ गया। तो क्या देखा आपने कि हमने F2 को T मान लिया, और T को मैंने अगर F1 से मल्टीप्लाई करा तो देखो T ऑड है, ये इवन है, और ऑब्वियस सी बात है T से मल्टीप्लाई करने पर जितने भी आपके पास ऑड थे, देखो जितने भी आपके पास ऑड थे, यार ये उसका कर्सर जो है सही नहीं चल रहा है। देखिए T हमने माना F2 को, ट्रांसपोजिशन, T से मल्टीप्लाई किया F1 को, F5 को, F6 को, देखो तीनों के तीनों ऑड में कन्वर्ट हो चुके हैं। ध्यान से देखो, F1 को, F5 को, F6 को, ध्यान से देखो तीनों। और हमने F2 F3 F4 जो कि ऑड थे, T से मल्टीप्लाई किया, देख लो वो इवन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो न्यूमेरिकली भाई जितने ऑड थे उतने ही आएंगे, जितने इवन थे उतने ही आएंगे, न्यूमेरिकल में कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन थ्योरी में जब काम करते हैं थोड़ा फंडा अलग है। अब थ्योरी में कैसे काम होगा, थ्योरी में काम करने के लिए बंदे ने क्या किया सर, उसने देखो यहां पर लेट, मैं अब स्टेप स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, रटने के लिए कैसे रटोगे आप। लेट, हमने कहा P1 के अंदर E1 E2 से लेकर EM और O1 O2 से लेकर OK, ये एलिमेंट है जिनमें E1 E2 से लेकर EM जो है वो क्या है सर, इवन परम्यूटेशन है, एंड O1 O1 O2 से लेकर OK, ये आपके लिए ऑड परम्यूटेशन है, ऑड परम्यूटेशन। और जाहिर सी बात है कि दोनों का जो सम होगा वो फैक्टोरियल n के बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो आपको पता है कि n एलिमेंटों से फैक्टोरियल n ही बनते हैं। और आपको अब शो करना है कि m बराबर k, तभी तो निकलेगा फैक्टोरियल n/2। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? जी बोलो सर।
हमने n एलिमेंट थे, फैक्टोरियल n परमुटेशन थे, हमें साबित करना है कि आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। हमने थ्योरेटिकली मान लिया कि इवन से लेकर em जो है वो इवन है, O1 से लेकर OK जो है वो ऑड है, और चूंकि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन फैक्टोरियल n है, इसीलिए m प्लस k बराबर फैक्टोरियल n तो होगा ही होगा। अब आपको साबित ये करना है कि m और k बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तभी उनकी वैल्यू फैक्टोरियल n/2 आएगी। दैट्स ऑल। ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान देना, सेकंड स्टेप मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा, थ्योरम को घबराइएगा नहीं, इसी चीज को फॉलो में ले रहे हैं आप। सेकंड स्टेप, इस पार्ट को ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेप में क्या किया, दैट हमने टी ले लिया, जहां पर टी इज ट्रांसपोजिशन एंड, ये लाइन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, टी इज एनी ओजे, जे बराबर 1 2 से लेकर के। हमने Pn के अंदर जितने परमुटेशन थे उसमें से एक परमुटेशन पकड़ा है जिसका नाम T रखा है, और T जो है वो ट्रांसपोजिशन है। कोई कहे सर T तो है ही नहीं, T कौन है? तो मैंने लिख दिया कि O1 O2 O3 OK में से कोई एक होगा, E1 E2 EM में से नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसपोजिशन जो होता है वो ऑड परमुटेशन होता है। अभी मैंने एग्जांपल लिया ना आपके लिए, F2 को लिया, देखो T माना मैंने। F2 क्या था हमारे पास? F2 हमारे नोट्स में था 2 3 क्वेश्चन में। ये ऑड परम्यूटेशन है और ये ट्रांसपोजिशन भी है, और हमने इस टी को देखो सबसे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने पर सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं P3 को, और सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग, कोई भी मल्टीप्लाई किसी मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं आई। तो थ्योरी में, न्यूमेरिकल में कभी कोई ऐसी बात ही नहीं करते, बस क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग। लेकिन देखो हमने सबको सबसे मतलब F2 को सबसे मल्टीप्लाई किया, और जो रिजल्ट निकल के आया है, आप अगर ध्यान से देखें, सारे के सारे अलग अलग हैं, सारे के सारे सेट में लाई करते हैं, और विशेषता क्या है कि जो ऑड था वो इवन हो गया, जो इवन था वो ऑड हो गया, क्योंकि आपको पता है ऑड इंटू इवन और ऑड इंटू ऑड, तो ऑड इंटू इवन तो ऑड आता है, और ऑड इंटू ऑड क्या आता है? मानते हो ना इस बात को? तो ऑड परम्यूटेशन इंटू इवन परम्यूटेशन हमेशा ऑड परम्यूटेशन आएगा, और ऑड परम्यूटेशन इंटू ऑड परम्यूटेशन हमेशा इवन परम्यूटेशन आएगा। कल ही लिखवाया था आपने, कल परसों। कंफर्म है? Yes, sir. तो देखिए यहां पर जो चीज आती है सर, कि हमने टी लिया, अब हमने कहा सर TO1 TO2 TOK, हमने O से मल्टीप्लाई किया, हमने TE1 TE2 TEM हमने E1 से मल्टीप्लाई किया। ये सबसे पहली बात तो है, सारे के सारे बिलोंग करेंगे Pn को, और दूसरी बात है ऑल आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल में सब कुछ दिखता है, वहां कहना नहीं पड़ता। इसीलिए किसी को लगता है कि न्यूमेरिकल जो है ना एक्चुअल मैथ है, न्यूमेरिकल एक्चुअल मैथ नहीं है। एक्चुअल मैथ ये थ्योरी है, इसे बोलते हैं प्योर मैथ, और न्यूमेरिकल को बोलते हैं सर, अगर आप कहेंगे तो अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ में क्या होता है, एक फॉर्मूला गिवन है, उसके बेस पर आपने सॉल्व कर दिया, देन अप्लाई। प्योर मैथ क्या है? प्योर मैथ मतलब जिसकी उत्पत्ति, जिसके कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस करते हैं। तो आज की डेट में हम कह रहे हैं ऑल आर डिस्टिंक्ट, लेकिन रटने वाला सोच रहा है मैं रट रहा। अभी न्यूमेरिकल में दिखाया मैंने आपको कि मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया, देखो सारे के सारे बिलोंग भी कर रहे हैं और सारे के सारे अलग अलग है, कोई मल्टीप्लाई किसी मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। ये बात यहां दिखाई जा रही है, पर थ्योरी में तो लिखना पड़ेगा ये बात। कोई कहे सर नहीं सर हो सकता है बराबर हो जाए, तो उसके लिए आप एक रीजन दे सकते हैं कि भाई अगर दो मल्टीप्लाई आपस में इक्वल है, और मान लो हम लेफ्ट कैंसिलेशन से काट दें टी से टी, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऑड की संख्या अगर के बराबर है, तो कोई भी ऑड परम्यूटेशन किसी ऑड के बराबर हो ही नहीं सकता, वरना फिर संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार कोई कहे सर चलो इसको छोड़ो, क्या पता सर वो ई वाले बराबर हो,
t से मल्टीप्लाई करने पर। ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमने कहा कि इवन की संख्या m है और अगर दो बंदे बराबर होंगे तो संख्या m-1 हो जाएगी, क्योंकि रिपीट नहीं लिखता कभी भी सेट के अंदर। कोई कहे सर चलो छोड़ो, ऐसा करो सर, एक काम करते हैं, क्या पता o की मल्टीप्लाई एक बंदे की और एक बंदे की e की मल्टीप्लाई बराबर हो। तो देखो ये भी संभव नहीं है, कोई भी ऑड किसी इवन के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है सर यहां पर जितने भी मल्टीप्लाई हुए हैं ऑल आर डिस्टिंक्ट। कंफर्म है मेरी बात इतनी? बोलो। यस सर। तीसरे पॉइंट पर जा रहा हूं सर। देखो दो नंबरों को कभी भी बराबर दिखाना हो ना मैथ में, तो दो तरीके हैं सर। अब देखो थ्योरी के भी तरीके होते हैं। तरीका क्या है सर? m n से छोटा नहीं है, n m से छोटा नहीं है, इसका मतलब है m n के बराबर होगा, क्योंकि ट्रिकोटॉमी लॉ आपने पढ़ा है, दो नंबर के बीच यही रिलेशन हो सकता है, तो छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा। अब आप कह रहे छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, वैसी बात है बराबर। और एक तरीका यह है सर, m लेस देन इक्वल टू n लाइए, और ये ज्यादा चलता है हमारे अलजेब्रा में, यही चलेगा, n लेस देन इक्वल टू m लाइए और उसके बाद m बराबर n। सेट थ्योरी में किया होगा आपने, a सबसेट b का, b सबसेट a का, प्रॉपर सबसेट नहीं है ध्यान रखिएगा, इक्वल है नीचे लगा, a बराबर b। सेट थ्योरी में भी किया है आप लोगों ने, कभी 12th में किया हो, किया है क्या? क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं बिल्कुल थ्योरम की ऐसी ऐसी कर रहा हूं। थ्योरम तो अभी मैंने समझिए सजावट से लिखा ही नहीं है। देखो TE1, TE2, TEM, ये अब हो चुके हैं ऑड परमुटेशन, और TO1, TO2, TOK ये हो चुके हैं इवन परमुटेशन। टी से मल्टीप्लाई करने पर इवन वाले ऑड हो जाएंगे, ऑड वाले इवन हो जाएंगे, बिकॉज टी जो है वो ऑड परमुटेशन। लेकिन भाई जो ये मल्टीप्लाई है ये पीएन में लाई कर रहा है, और ये मल्टीप्लाई भी पीएन में लाई कर रहा है, तो भाई ऑड परम्यूटेशन पीएन में पहले से पता है, बट नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन इन पीएन इज के। तो इसका मतलब जो ये मल्टीप्लाई करी है आपने, इनकी संख्या तो फिलहाल m है, तो गौर करो ये संख्या या तो k के बराबर होंगी या k से छोटी होंगी, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। कोई कहे सर क्यों नहीं हो सकती बड़ी? अगर भाई आपके पास 10 ऑड परम्यूटेशन है और आपने मल्टीप्लाई करने पर 11 निकाल दिए, तो इसका मतलब 11वां बंदा सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से जितनी भी मल्टीप्लाई आएंगी वो पीएन में लाई करेंगी, और लाई करेंगी तो भाई अपनी संख्या से ज्यादा कैसे हो सकती हैं? वैसे ही TO1, TO2, TOK आपके इवन है, लेकिन हमारे सेट में नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन कितनी थी? नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन कितनी थी? m। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई करके आप दिखा रहे हो कि वो m के बराबर होंगी या m से कम होंगी, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। और इन दोनों के बेस पर हम लिख देंगे मैथमेटिकली m बराबर कितना? k। और फाइनली फ्रॉम सेकंड आप जाइए तो m की वैल्यू और k की वैल्यू आप निकाल देंगे फैक्टोरियल n/2। दैट्स ऑल, थ्योरम खत्म। क्लास में भी किया आपने थ्योरम, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही करा रहा हूं पहली बार। आप ध्यान से देखिएगा पूरी थ्योरम को, पेपर के हिसाब से अगर हम करने बैठ जाएं, बड़ा सजावट के साथ काम करने बैठ जाएं कि सर पेपर में करना है ये सब जो आपने बताया,
वो सब आप छोड़ो। और कॉन्सेप्चुअल तरीका तो ये है सर, मुझे तो लिखने के नंबर मिलने हैं और मैं लिख कर चाहता हूँ कि बस लिखो, लेकिन जब रट जाओगे ना, समझ जाओगे, तभी लिख पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूँ थियोरेटिकली। हमने कहा पॉइंट नंबर 1, ध्यान देना थ्योरम पे, लेट एस बी any set and Pn be the set of all factorial n permutation of degree n। पहला पॉइंट, let e1 e2 em are even permutation and o1 o2 ok are an odd permutation in Pn। तो हमने Pn बराबर सेट लिखा सर, E1 E2 EM O1 O2 ओके। देखिए ये इवन है और देखिए ये ऑड है सेट के अंदर, और जाहिर सी बात है m प्लस के फैक्टोरियल n के बराबर होंगे, क्योंकि आपके सेट में फैक्टोरियल n परमुटेशंस है। इतनी बात तो क्लियर है हर एक को? यस सर। सेकंड स्टेप, लेट t बिलोंग टू Pn। अब t क्या है सर? t इज अ ट्रांसपोजिशन, और मैं आपके लिए लिख रहा हूं, एंड t इज एनी ऑड परम्यूटेशन, मतलब O1 O2 ओके में से कोई एक होगी। इतनी बात हमने लेने के बाद वो टी ले, अब ये इसे कहते हैं रटना, कि हमें टी लेना है। अब मैं कहता हूं सर समझा है मैंने पहले कि टी लेना है, कोई कहे सर टी के अलावा मैं कुछ और ले लूं तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा। कोई कहे सर मैं ऑड की जगह इवन लूंगा, सर टी की जगह मैं इवन लूंगा, तो भाई इवन को इवन से मल्टीप्लाई करने पर इवन ही आता है, और इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर ऑड ही आता है, कुछ बदलेगा ही नहीं, तो कैसे साबित कर पाओगे? तो कहीं कहीं पर अड़ना नहीं है, और याद रखते हुए समझना है। अगर ये लाइन भूल गए आप, तो मैं जी याद नहीं करता हूं, मैं भूल गए तो फिर कर लो, फिर तो होगा नहीं क्वेश्चन। समझ तो कितनी बार भी लो, लेकिन याद रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप कितना अच्छा बना लो, कितना अच्छा खिला लो, कितना अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपको किसी काम को करने की या किसी चीज को बनाने की विधि ही याद नहीं रहेगी समझने के बाद, तो क्या बनाओगे? हलवा बनाने को दिया, पता लगा उसमें नमक डाल दिया, चावल भूनने लग गए, फिर उसमें नमक डाल दिया और कहीं लिखाओ हलवा। भूल गए थे कि हलवा बनता किस चीज से, आटे से, सूजी से, बेसन से। नमक की जगह चीनी पड़ती थी, याद तो रखना ही पड़ेगा ना सर। और इनग्रेडिएंट वही रहेंगे। आप कहो नहीं सर मैं नमक से बनाऊंगा हलवा, तो बन सकता है, क्या पता बन भी जाए हलवा, उस टाइम वो सही मजबूरी में खाना पड़ जाए। तो टी बिलोंग टू Pn हमने लिया, जो कि इन ओ में से कोई एक है, कौन सा है मुझे नहीं पता। ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तीसरे स्टेप पे ध्यान दीजिए। मैंने सारे ई को टी से मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई करने पर सर ये सारे के सारे ना जो इवन थे वो ऑड हो चुके हैं, और मैंने जितने भी ओ थे उनको टी से मल्टीप्लाई किया, तो जितने भी वो ऑड थे टी से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो चुके हैं, इवन हो चुके हैं। ये सारे के सारे नंबर एक डिस्टिंक्ट हैं, ये बात तो आप लिखेंगे पढ़ेंगे नोट्स में, अलग से लिखा होगा ऑल आर डिस्टिंक्ट। अब देखो जो ये आए हैं और इनकी संख्या m है, और जो ये इवन दिख रहे हैं इनकी संख्या k है, जबकि सेट में क्या था, इवन कितने थे m, ऑड कितने थे k। तो आपने जब मल्टीप्लाई करा है तो ये ऑड किसी भी सूरत में k से ज्यादा नहीं हो सकते, कम भी नहीं हो सकते, लेकिन थ्योरी है, दिख तो रहा नहीं है, तो हमने मान लिया कि बराबर या कम। कोई कहे मान रहा है तो ज्यादा मान लो, ज्यादा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि फिर वो बिलोंग नहीं करेगा, और बिलोंग नहीं करेगा तो क्लोजर फेल हो जाएगा, क्लोजर फेल तो ग्रुप फेल हो जाएगा। देखिए परम्यूटेशन का सेट ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। वैसे ही जो ये इवन आए हैं भले ही कम हो बराबर हो लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते, और गौर करें इन दोनों के बेस पर हमने लिख दिया सर m बराबर k, और दैट्स ऑल। m बराबर k को जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन में रखोगे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी m बराबर k बराबर फैक्टोरियल n/2। क्वेश्चन खत्म। क्या कहते हो जी, बोलो। क्या कहते हो, कर पाओगे? आवाज निकालो यस मुंह से। सर। अब देखो नोट्स में भी देख लो यस एक सर। बार। अब नोट्स में भी देख लो, अब कितना लिखा है नोट्स में। मैंने कहा ना रटने के लिए सबसे पहले उसको समझो। अब देखो थ्योरम में क्या लिखा है, अगर आप अंग्रेजी लिख सकते हैं बहुत बढ़िया बात है, थ्योरम में लिखा भी है, लेकिन जो समझ वाला आदमी वो थोड़ा कट भी कर सकता है। देखो अब ये लिखा है, ये बिल्कुल कॉपी कर दिया हमने। हमने कहा आउट ऑफ द फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन, मतलब फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन एन सिंबल में से E1 E2 EM जो है इवन है, O1 O2 OK जो है वो ऑड है। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है ना? और चूंकि परमुटेशन या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं, दोनों नहीं हो सकते, इसीलिए m प्लस k की वैल्यू n के बराबर। ये लाइन लिखने की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन बड़ी दमदार लाइन है, इस लाइन की जरूरत नहीं है हमें, और बड़ी दमदार है। तो कोई ये कह दे सर आपने O1 क्या पता सर E2 के बराबर हो, भाई कोई भी ऑड किसी इवन के बराबर नहीं होता, इसका मतलब इनकी संख्या अलग है, इनकी संख्या अलग है, ना k से कम ना k से ज्यादा, ना m से कम ना m से ज्यादा। तो m प्लस k किसके बराबर होगा? क्योंकि आपके सेट में फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन होंगे एन सिंबल से। मानते हो इस बात को? देख लो, इतने हिस्से को लिखने के लिए पूरा एक पेज भर दिया पी एन तक आने में, और साथ में हमारे पास m प्लस के बराबर फैक्टोरियल एन भी है। सेकेंड स्टेप देखो, लेट t बिलोंग टू pn, t इज अ ट्रांसपोजिशन, सिंस pn इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए te1 te2 tem और to1 to2 tok आर, जितने भी हैं ये, जितने भी हैं ये सारे के सारे पीएन में बिलोंग करेंगे। और विशेषता देखो, टी से मल्टीप्लाई करने पर जो ई को मल्टीप्लाई हमने किया तो ई वाले तो बन गए ऑड और ओ वाले बन गए इवन। थ्योरी में तो ऐसे लिखा होता है। और ये भी लिख दिया सर हमने कि नो टू ऑफ द परम्यूटेशन TE1 TU2 और TO1 TO2 के आर इक्वल, कोई किसी के इक्वल नहीं होगी, मतलब ऑल आर डिस्टिंक्ट। मतलब अगर इस लाइन को नहीं लिखना चाहते आप पेपर में तो इस पूरे के बदले बस इतना लिख दो, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे अलग अलग हैं, कोई मल्टीप्लाई किसी मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं। कंफर्म मेरी बात?
यस सर। अब गौर करिएगा सर, थोड़ी सी यहां पर एक मिस्टेक है, उसे सही कर लीजिएगा आप लोग। यहां पर ई एम है सर, ओ की जगह यहां ई है, ठीक है जी। अब गौर करिए, टी से मैंने मल्टीप्लाई किया ई वन को, ई टू को, ई एम को, ये सारे के सारे ऑड परमुटेशन बन चुके हैं जिनकी संख्या m है। बट Pn कंटेन एग्जैक्टली k ऑड परमुटेशन, इसीलिए ये m जो होगा k के बराबर होगा या k से कम, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इसी प्रकार TO1, TO2, TOK ये आपके लिए इवन परमुटेशन बन चुके हैं, लेकिन Pn कंटेन एग्जैक्टली m इवन परमुटेशन, इसीलिए उनकी संख्या m के बराबर या m से कम होगी। देखो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा होगा। रटने वाला तो रट रहा है सब भयंकर तरीके से, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, पेपर में आएगी, पेपर में आएगी, गुरुजी ने कह रखा 101% है भाई। मतलब भाई साहब, इतना तो जिसने थ्योरम लिखी होगी उसने भी दावा नहीं ठोका होगा कभी, जितना हमारे बालक कॉलेजों में चल रहे हैं। रट ली थ्योरम, के बराबर एम, हो गया सर, हो गया सर, 10 में से 10 नंबर। रटने वाला तो भाई साहब एक एक लाइन रटता है, आप तो फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 कर दोगे, वो तो द, के, इवन, परम्यूटेशन, ये 3 डंडी भी बराबर के लगाता है वो, और थ्योरम खत्म सर। मैं 3 बार बोल चुका हूं इस थ्योरम को, उम्मीद करता हूं कुछ कुछ समझ में आई होगी आपको, और मोस्ट इंपोर्टेंट है इसीलिए इतनी बार बोली गई है। कर पाओगे? यस सर। तो जब कल यस हम सर। मिले, जब कल हम मिलेंगे तो एक बार इस थ्योरम को बोर्ड पे दोबारा भी एक बार देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस थ्योरम को आप आज खुद पढ़ें, देखें। अगर किसी लाइन पर आपको डाउट है, आपको समझने या समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन समझने के बाद अभी सुबह समझिए, और रात को या कल एक बार जरूर लिखिएगा थ्योरम को अपने हाथ से, जरूर लिखिएगा। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। नेट प्रैक्टिस में छक्के मारने से, बॉल ठा ठा के ग्राउंड से बाहर फेंकने से कुछ नहीं होता। मैदान में जाकर अगर आपने वो चीज करी तब जाके वैल्यू है। देखा होगा नेट प्रैक्टिस में लोग, खौफ ही नहीं होता, मारते रहते हैं, लगी तो लगी, नहीं तो नहीं लगी, क्योंकि मैदान में नहीं है, इसलिए एक्चुअल में देखना है कि आप काम कैसा करते हैं। तो इस थ्योरम को आज याद करिए, पढ़िए, समझिए, और शाम को जरूर गैप के बाद, 8-10 घंटे या 5-6 घंटे के गैप के बाद इसे लिखें। ये आपका होमवर्क है सर, बिना देखे। धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह, बारिश तो नहीं होगी कल, ऑफलाइन मिलेंगे। थैंक यू।